अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद अस्करी। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने मिडिल इंग्लिश पीरियड के फर्स्ट पार्ट यानी कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में पढ़ा था। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप इम्पोर्टेंट बात नहीं जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के दो पार्ट्स को क्लियर करेंगे यानी कि एज ऑफ चासर को और एज ऑफ रिवाइवल को, और इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम एज ऑफ चासर को डिस्कस करते हैं। इस एज को एज ऑफ चासर क्यों कहते हैं हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और इस एज का ड्यूरेशन 1340 टू 1400 एडी तक है। इस एज में हिस्टोरिकल इवेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एज में सबसे पहले हिस्टोरिकल इवेंट का नाम 100 ईयर वार है, और ये वार 1337 में स्टार्ट हुई और 1453 में एंड हुई, और ये वार फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान हुई थी। बेसिकली ये वार 116 साल जारी रही, लेकिन इसे 100 ईयर वार ही कहा जाता है। दोस्तों, अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये वार क्यों हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मन कन्क्विस्ट के बाद फ्रांस ने इंग्लैंड पर कब्ज़ा कर लिया था, और फिर पार्लियामेंट और कोर्ट में फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाती थी, और अब इंग्लैंड वाले इस चीज़ से तंग आ गए थे और वो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहते थे। मतलब ये कि अब इंग्लैंड वाले आज़ादी चाहते थे। आज़ादी हासिल करने के चक्कर में ये 100 ईयर वार हुई, और ये वार सीरीज़ की फॉर्म में हुई। मतलब ये कि ये जंग वक्फे से जारी रही और 100 साल तक जारी रही। इस एज में दूसरा बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट ब्लैक डेथ है, जिसे बुबोनिक प्लेग भी कहते हैं। ये एक ऐसी वबा थी जो पूरे इंग्लैंड में यानी कि पूरे यूरोप में फैल गई थी, और ये वबा यानी कि ब्लैक डेथ या बुबोनिक प्लेग काले चूहों यानी कि ब्लैक रैट से फैलती है, और इन इन्फेक्टेड रैट्स में जो पिस्सू होते हैं उनके ज़रिए ये इंसानों में फैलती है। इस प्लेग की वजह से बनने वाले बैक्टीरिया को यर्सीनिया पेस्टिस कहते हैं, और ये वबा इतनी डेंजरस थी कि इससे डेली बेसिस पे तकरीबन 17,000 लोग मरते थे, और ये वबा 3 दफ़ा फैली। सबसे पहले 1348 से 1349 तक, और दूसरी दफ़ा 1361 से 1362 तक, और तीसरी दफ़ा 1369 में। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8 माह में इंग्लैंड की 5 मिलियन आबादी में से 2 मिलियन आबादी इस वबा का शिकार हो जाती है। दूसरे अल्फाज में इंग्लैंड की 1/3 आबादी इस वबा की जद में आई। इस एज का तीसरा बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट पीजेंट रिवोल्ट है, और इसको टाइलर रिबेलियन भी कहा जाता है क्योंकि इसको वार टाइलर ने लीड किया था, और ये रिवोल्ट 1381 में हुई थी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एज ऑफ चासर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए अब हम चासर के मतलब भी स्टडी करते हैं। दोस्तों, चासर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, और जॉन ड्राइडन ने इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा है। द कैंटरबरी टेल इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, और इसी वर्क की वजह से ये फेमस हुए थे। चासर का तल्लक एक मर्चेंट फैमिली यानी कि ताजर फैमिली से था, और ये इंग्लैंड में 1340 में पैदा हुए, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ का किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता। कोई कहता है कि ये 1340 में पैदा हुए, कोई कहता है 1341 में पैदा हुए, और कोई कहता है 1343 में पैदा हुए। एडवर्ड थर्ड के दौरे हुकूमत में इनका जन्म होता है। इन्होंने 3 किंग्स के दौरे हुकूमत देखे, यानी एडवर्ड थर्ड का दौरे हुकूमत, रिचर्ड सेकंड का दौरे हुकूमत, और हेनरी फोर्थ का दौरे हुकूमत। ये वो पहले राइटर थे जिन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफन किया गया। इसी वजह से इसे पोएट कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे भी कहा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं लिटरेरी फीचर की।
मिडल एज में जो लैंग्वेज थी वो 4 डायलेक्ट में बोली जाती थी और चासर ने इन 4 डायलेक्ट में से ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को फोकियत दी। यानी चासर ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को पॉपुलर किया और इसको एक नई शेप दी और इसमें रिफॉर्म की और इसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दिया। एज ऑफ एनोनिमिटी वाज पासिंग अवे। अब यहाँ एनोनिमिटी किसी बेनाम चीज़ को कहते हैं, यानी कि नेमलेसनेस को, यानी जिसका कोई नाम ना हो, यानी किसी ऐसी चीज़ या किताब का नाम जिसके राइटर का किसी को नहीं पता। जैसा कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में एक पोएम भी वुल्फ के नाम से थी जिसके राइटर का किसी को नहीं पता था। अब ये एज ख़त्म हो रही थी जिसमें राइटर अपने वर्क में अपना नाम यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई थी और लोग अपने वर्क के नीचे अपना नाम लिखते थे। 1342 में इंग्लिश कोर्ट और पार्लियामेंट में बोली जाने लगी थी। ये वो लैंग्वेज है जिसे चासर ने रिशेप किया और आज भी हम यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और ये लैंग्वेज 2 लैंग्वेज का कम्बिनेशन है, यानी कि फ़्रेंच लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का। दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं यहाँ के प्रोज़ राइटर की। इस इरा में सबसे पहला प्रोज़ राइटर जॉन विक्लिफ है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। इसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसे विक्लिफ बाइबल भी कहते हैं और इसने लोलार्ड मूवमेंट भी लॉन्च की। इस मूवमेंट का मकसद चर्च की बुराइयों को इराडिकेट करना था। जॉन विक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता था। अब इस एज में मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस के साथ साथ इंटरलूड भी लिखे जाते थे और इस टाइम का सबसे फेमस मोरालिटी प्ले एवरी मैन प्ले था और ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। मिरेकल प्ले में स्टोरी को बाइबल से उठाया जाता था जिसको क्लर्जीमैन परफॉर्म करते थे। प्ले की ऑडियंस बढ़ाने के लिए प्ले को टाउन में अलग अलग जगह पर परफॉर्म किया जाता था और अलग अलग जगह से सीन लिए जाते थे और आखिर पर प्ले को चर्च के अंदर परफॉर्म किया जाता था ताकि चर्च के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और चर्च में अपनी रसूमात भी अदा कर सकें। इंटरलूड प्ले को अमीर लोगों के घरों में परफॉर्म किया जाता था। इसकी बेस्ट एग्जांपल जॉन हेवुड है। इस एज के एक और बड़े पोइट का नाम विलियम लिंगलैंड है और ये इस एज के ग्रेटेस्ट पोइट में से एक है और ये एक स्टाइलिस्टिक पोइट है। इसकी वजह शोहरत इसका एक वर्क पाइड्स डिप्लोमैन है और इस वर्क का फुल नेम द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पीस डिप्लोमैन है और ये वर्क पीजन के हक़ में लिखा गया जिसमें पीजन की हौसला अफजाई की गई है। ये एक एलिगोरिकल पोएम होने के साथ साथ एक क्लासिकल वर्क भी था और ये एक स्टायर भी है, स्पेशली करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे। इस वर्क को टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी और टेक्स्ट सी में लिखा गया, यानी कि इसको 3 टेक्स्ट में लिखा गया। इसके टेक्स्ट ए में 13 सेक्शन हैं और टेक्स्ट बी में 20 सेक्शन हैं और टेक्स्ट सी में 23 सेक्शन है। उसने अपने वर्क में लोअर क्लास और पुअर पीजेंट की डिससेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट किया है या बयान किया है। इस एज के एक और बड़े राइटर का नाम जॉन गोवर है। इनके 3 फेमस वर्क्स हैं जिनकी वजह से ये फेमस हुए। इनका पहला वर्क स्पेकुलम मेडिटेंटिस है और ये फ्रेंच में लिखा गया। इसका दूसरा वर्क वोक्स क्लेमेंटिस है और ये लैटिन में लिखा गया और इनका तीसरा बड़ा वर्क कन्फेशन अमेंटिस है और ये इंग्लिश में लिखा गया और इन्होंने अपने आप को स्टाइलिस्ट और मोरलिस्ट के तौर पर पेश किया। चासर से इन्फीरियर होने के बावजूद इनकी कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जॉन गोवर और चासर ही हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी राइटिंग में यूज़ किया और इस इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश लिटरेचर तक लेकर आए। दोस्तों, चासर के वर्क को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले पीरियड का नाम फ्रेंच पीरियड है। इस पीरियड में चासर ने फ्रेंच मॉडल को इमिटेट किया है। आप कह सकते हैं कि कॉपी किया है या नकल किया है। फ्रेंच पीरियड में इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ली रोमन डी ला रोज़ है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया और इंग्लिश में इसका नाम रोमाउंट ऑफ द रोज़ है। इस पोएम में चासर ने मेडिवल फ्रेंच रोमांसेस को दिखाया है। इस पीरियड में चासर ने एक और बुक लिखी जिसका नाम द बुक ऑफ डचीज़ है।
ये एक एलेजी है और ये बुक इन्होंने अपने दोस्त जॉन की वाइफ ब्लैंच की डेथ पर लिखी। इसमें दूसरे पीरियड का नाम इटालियन पीरियड है। इस पीरियड में चासर ने इटालियन लैंग्वेज पर फोकस किया, यानी कि इटालियन लैंग्वेज में लिखा। अब हम इस पीरियड के इम्पोर्टेंट वर्क का जिक्र करते हैं। इनके इटालियन वर्क्स ये हैं: डांटे डिवाइन कॉमेडी, बोकाशियो पोइम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द हाउस ऑफ फेम, ट्रायल्स एंड क्राइसिडा। इसमें तीसरे पीरियड का नाम इंग्लिश पीरियड है, यानी कि इस पीरियड में चासर ने दूसरी लैंग्वेजेस को इग्नोर करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस किया, यानी कि इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। इस पीरियड के इम्पोर्टेंट वर्क्स ये हैं: द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। ये अपने इसी वर्क की वजह से फेमस हुए। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। दोस्तों, अब हम मिडल इंग्लिश पीरियड के थर्ड पार्ट यानी कि एज ऑफ रिवाइवल को डिस्कस करते हैं। एज ऑफ रिवाइवल का ड्यूरेशन 1400 से 1500 AD तक है। इसको बैरन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड के स्टार्ट पे चासर की डेथ हुई थी। W.H. हडसन ने इस पीरियड को लॉन्ग बैरन एज का नाम भी दिया है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं लिखा गया। इस पीरियड में इमिटेटर और चासर सक्सेसर ही देखने को मिलते हैं। इस पीरियड में दो तरह के चासेरियन आए। पहले चासेरियन इंग्लिश चासेरियन थे। इस इंग्लिश चासेरियन में सबसे पहले थॉमस ऑक्लीव हैं। इनकी दो बुक्स बहुत ही फेमस हुई: द रिचमेंट ऑफ प्रिंसेस, द कंप्लेंट ऑफ आवर लेडी। इंग्लिश चासेरियन में दूसरे नंबर पर जॉन लिडगेट हैं। इनकी भी दो बुक्स बहुत ही फेमस हुई: द फॉल ऑफ प्रिंसेस, द टेम्पल ऑफ ग्लास। इंग्लिश चासेरियन में तीसरे नंबर पर स्टीफन हॉविज हैं। इनकी भी दो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं: द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू, द पास टाइम ऑफ प्लेयर। इंग्लिश चासेरियन में चौथे नंबर पर जॉन स्केल्टन हैं। इनकी भी दो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं: वाई कम ये नॉट टू कोर्ट, कोलन क्लाउड। इस पीरियड में दूसरे चासेरियन स्कॉटिश चासेरियन हैं। स्कॉटिश चासेरियन में सबसे पहले आते हैं जेम्स द फर्स्ट। इनके फेमस वर्क में किंग्स स्क्वेयर हैं। स्कॉटिश चासेरियन जेम्स द फर्स्ट के बाद आते हैं रॉबर्ट हेनिसन। इनका फेमस वर्क है द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसाइड। ये वर्क एक ट्रायल्स एंड क्राइसिडा का सीक्वल है, जो कि चासर ने लिखा था। तीसरे स्कॉटिश चासेरियन में विलियम डनबर का नाम आता है। इनके तीन फेमस वर्क हैं: गोल्डन टॉक, द थ्रिसल एंड द रॉयस, द डांस ऑफ सेवन डेडली सीन्स। चौथे स्कॉटिश चासेरियन में अलेक्जेंडर बार्कले का नाम आता है। इनके फेमस वर्क्स में शिप ऑफ फाउल्स एंड इकोलॉग्यूज शामिल हैं। इस पीरियड में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई थी, यानी कि 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग और प्रेस को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर इन्होंने द कैंटरबरी टेल को भी प्रिंट किया, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई थी और इसमें यूनिफॉर्मिटी भी आ गई थी। पहले ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट में होता था, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और अगर आप अपनी मर्ज़ी के टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बता दें। दोस्तों, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। वो बात ये है कि जब भी आप लिटरेचर को स्टडी करें, चाहे वो किसी भी किस्म का लिटरेचर हो, आपके माइंड में बहुत सारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे, लेकिन आपने किसी भी लिटरेचर को अपने रिलीजियस से रिलेट या कंपेयर नहीं करना। और अगर आप लिटरेचर को अपने रिलीजन से रिलेट या कंपेयर करोगे तो आप कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाओगे और लिटरेचर को स्टडी नहीं कर पाओगे। सो जब भी आपने लिटरेचर को पढ़ना है, ब्रॉड माइंड के साथ पढ़ना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, वॉच और सब्सक्राइब कर दें,
और साथ ही बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।